हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट नंबर 7 वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे एसी एंड डीसी, और गाइज सेकंड टॉपिक हमारा आज का रहेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियोज़ में एसी एंड डीसी टॉपिक पे। एसी स्टैंड फॉर द अल्टरनेट करंट एंड डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। गाइस सबसे पहले हमें करंट कहाँ से मिलता है। करंट जो सप्लाई होती है हमारे घर में, एक तो लाइट आती है, बोले लाइट आ गई, लाइट चली गई। जो मेन सप्लाई हमारे पास बाहर पोल से आ रही है, हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है, हमारे पावर हाउसेस से आ रही है, उसको बोलते हैं गाइस मेंस। मेन सप्लाई जो हमारी होती है उसको मेंस बोलते हैं। और मेन सप्लाई में आने वाला करंट जो होता है वो अल्टरनेट करंट होता है। इसके अलावा जो करंट हमें बैटरी, सेल, सोलर सेल के माध्यम से, सोलर सेल में तो चेंज भी कर लेते हैं हम लोग, सोलर सेल के माध्यम से जो करंट मिलता है वो होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। आखिर इन दोनों में अंतर क्या गाइस? तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए, जो करंट सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। और जो करंट रिवर्सिबल होता है गाइस वो होता है अल्टरनेट करंट या एसी। अब रिवर्सिबल और सिंगल डायरेक्शन कैसे मूव करेगा? तो सिंपल, ये तो मालूम ही है, करंट के लिए चार्ज को फ्लो होना पड़ता है और चार्ज को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सिंगल डायरेक्शन में, नॉट रिवर्सिबल, वापस नहीं आ रहे हैं, तो करंट कौन सा बनेगा? डीसी। अगर वही इलेक्ट्रॉन्स हमारा वाइब्रेट करना शुरू कर दे बहुत तेज तेज तेज, वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़े या वाइब्रेशन से आगे मूव करता है, तो वो करंट जो हो जाएगा कैसा? रिवर्सिबल हो जाएगा। क्यों? एक बार आगे जाएगा, एक बार वापस जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस जाएगा, तो वो करंट बन जाता है अल्टरनेट करंट, एसी। ठीक है गाइस, तो जो हमारे घरों में मेन सप्लाई लाइट आती है वो हमारी होती है एसी, और जो हमें बैटरी से मिलती है वो हमारी होती है, वो करंट होता है डीसी। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे अगर याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे? अल्टरनेट करंट, दैट करंट विच आर रिवर्सिबल इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में रिवर्सिबल होता है इज नोन एज द एसी, अल्टरनेट करंट। और इसके सोर्सेज होते हैं हमारी मेन सप्लाई, और इसके अलावा एक सोर्स और होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, जो करंट डेवलप करते हैं वो अल्टरनेट करंट हो सकता है। इसके अलावा गाइस डीसी की डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट करंट विच फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन इज नॉन ए डायरेक्ट करंट, डीसी कहलाता है। और इसके अलावा इसके जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैटरी, सेल, सोलर सेल, ईटीसी। इन सबसे मिलने वाला करंट डीसी होता है गाइस। ठीक है, नोट कर लेते हैं। एसी अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट में दैट करंट विच आर रिवर्सिबल, that current which are reversible in direction, जो रिवर्सिबल होता है इसमें वाइब्रेट करता है, आगे पीछे दोनों तरफ मूव करता है, इन डायरेक्शन इज नॉन एज एसी। और इसके सोर्स कौन कौन से होंगे गाइस? सोर्स होंगे जाके इसके मेंस, और सेकंड सोर्स हमारा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ईटीसी। इसके अलावा बात करते हैं डीसी के लिए, स्टैंड फॉर द डायरेक्ट करंट, दैट करंट विच फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन, विच फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन is known as DC, known as direct current। और गाइस इसके सोर्स होंगे जाके बैटरी, सेल, ईटीसी। गाइस इसका हम ग्राफ भी नोट कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे? एसी के लिए ग्राफ, ये टाइम के साथ करंट का ग्राफ, ये टाइम करंट को शो करेगा आई को, और ओरिजिन पॉइंट है, और ये टाइम के साथ में इस तरीके से कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी टाइम में, अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी तो वो अल्टरनेट करंट हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो डीसी करंट हो जाएगा हमारा। तो ग्राफ भी से बना सकते हैं। एसी के लिए ग्राफ हमारा हो जाएगा इस तरीके से, रिवर्सिबल, अप डाउन अप डाउन।
पहले अपवर्ड जाता है, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो इसके अलावा डीसी का ग्राफ बनाना होगा तो बाई एक्सिस पे हम करंट शो कर रहे हैं, एक्स पे हम लोग टाइम शो कर रहे हैं। ग्राफ में क्या आएगी? सिंगल लाइन। मीन्स इतना मान लीजिए 4 एम्पीयर करंट फ्लो हुआ या 5 फ्लो हुआ, अब वो रिवर्सिबल नहीं है, सिंगल डायरेक्शन में लगातार टाइम के साथ लगातार सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कौन सा करंट हो गया? डीसी डायरेक्ट करंट। और ये बच्चों कौन सा हो गया? एसी अल्टरनेट करंट। ओके गाइज, अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, तो आप यही डिफरेंस को 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं बच्चों। डेफिनेशन नोट कर दी दोनों की, दोनों के सोर्स बता दीजिएगा, दोनों का ग्राफ बना दीजिएगा। ओके गाइज, इसके अलावा एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इनकी फ्रिक्वेंसी। तो गाइज फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड, और गाइज इसमें तो वाइब्रेशन हो ही नहीं रहे। वाइब्रेशन किस में हो रहे हैं? एसी वाले में। तो मालूम होना चाहिए इन इंडिया में जो हमारा करंट बनाया जाता है, जो करंट की सप्लाई होती है, उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन कि व्हाट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट इन इंडिया, तो आप बोलोगे 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी। तो गाइस जब ये वाइब्रेट ही नहीं कर रहा तो फ्रिक्वेंसी कहाँ से बनेगी इसकी? तो डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है 0 और एसी की फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्रिक्वेंसी किसी वाइज एसी की इंडिया में है मैक्सिमम 50 हर्ट्ज, 50 HZ हर्ट्ज, और डीसी की गाइज होती है फ्रिक्वेंसी 0। और गाइज ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग से नोट कर लीजिएगा, जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात की थी एसी के लिए, डीसी के लिए। डिफरेंस लिखने को आते हैं तो आप इन्हीं टॉपिक्स को 2 कॉलम में डिवाइड करके नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और बन जाता है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 बिकॉज देयर इज नो वाइब्रेशन इन द डायरेक्ट करंट। ओके गाइज, तो ये टॉपिक पहला हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब गाइज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर। गाइज इससे पहले एक डिवाइस और पढ़ी थी हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक मोटर। बिल्कुल उसी के बेस पे गाइज वहाँ पे हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, डायग्राम पढ़ा था, वर्किंग पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। बिल्कुल वही सारे 5 पॉइंट्स हमें यहाँ पे फिर से पढ़ने पड़ेंगे जनरेटर के लिए। गाइज सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, एक होता है एसी और एक होता है डीसी जनरेटर। मतलब जनरेटर से बनने वाला करंट अगर रिवर्सिबल होगा तो वो हो जाएगा अल्टरनेट करंट एसी जनरेटर, और अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा तो हो जाएगा डीसी जनरेटर्स। तो गाइज यहाँ पे दोनों ही टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जनरेटर एसी कौन सा होता है और डीसी कैसे बनता है, या वो करंट कैसे बनाता है। गाइज जनरेटर सभी ने देखा गाइज। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि ये जो रूल है, जब मोटर हम लोगों ने पढ़ी थी तो मोटर में क्या था, वहाँ पे हम लोगों ने जब उसका वर्किंग को देखा था तो उस जगह पे हम लोगों ने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज किया था गाइज। बिल्कुल ऐसे ही जनरेटर में यहाँ पे अगर हम लोग जब बात करेंगे वर्किंग के लिए तो यहाँ पे यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। जिन गाइज को रूल नहीं आता है तो रूल मालूम होना चाहिए। फ्लेमिंग के 2 रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको, FMC MMI। ठीक है, लेफ्ट के माध्यम से हम लोग याद करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, और राइट के माध्यम से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करते हैं गाइज। ठीक है, तो FMC MMI जिन लोगों को रूल्स नहीं मालूम है वो लास्ट वीडियो को जरूर अपडेट करें और वहाँ से देख सकते हैं कि रूल्स में क्या होता है। मैंने उसमें नोट किया हुआ है पहले से। गाइज इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइज एक ऐसी डिवाइस जिससे हमें करंट मिलता है। अच्छा, करंट मिलता कैसे है? हम जाके जनरेटर को स्टार्ट करना होता है, हैंडल लगाते हैं या स्विच दबाते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं, जो भी करते हैं, और उसके अंदर ऑयल होता है, और ऑयल के माध्यम से क्या होता है, वो एनर्जी कन्वर्ट करता है और बदले में मुझे क्या देता है, वो एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद में मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, मैंने हैंडल लगाया, उसमें सेल्फ लगाया, तब जाके उस ऑयल ने कन्वर्ट किया और वापसी रिस्पॉन्स जो आउटपुट मिला मुझे, वो आउटपुट में क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी। तो ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब बात करेंगे जनरेटर एसी वाला कौन सा होता है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो आप सिंपल सा वर्ड जोड़ दीजिएगा उसमें, दैट डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर एसी, डायरेक्ट करंट फॉर द डीसी। तो इस वर्ड से आप दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब गाइस बात करते हैं
इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो बहुत सिंपल से वर्ड में आप बोल दीजिएगा, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया जाके अपने आप से कि भाई मैग्नेट से मुझे करंट बनाना है। ठीक है, तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सी हो जाएगी? ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ AC के लिए AC और DC के लिए DC। प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है गाइस, उसके बाद अब बात करते हैं डायग्राम के लिए। डायग्राम कैसे बनेगा वो यहाँ पर सीखना है हम लोगों को, और डायग्राम में जो चीज़ें यूज करेंगे वो हम लोग नोट करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और उसकी वर्किंग को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बेस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे नोट करता हूँ। नोट करेंगे जनरेटर के लिए यहाँ पे जनरेटर्स दो टाइप्स का, AC DC, AC की डेफिनेशन और इसके बाद उसका प्रिंसिपल और यहाँ से डायग्राम नोट कर लीजिए पहले इसको, उसको हरा के देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है डायग्राम। डायग्राम ऑफ AC जनरेटर। सबसे पहले जिस तरीके से हम लोगों ने मोटर में मैग्नेट्स बनाई थी कॉन्केव टाइप्स, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाना है। तो ए पेयर ऑफ कॉन्केव टाइप्स मैग्नेट्स, ए पेयर ऑफ कॉन्केव टाइप मैग्नेट्स, आप चाहो 3D बनाओ या आप सिंपल भी बना सकते हैं। ये और एक मैग्नेट हमने यहाँ बना दी, फिर बनाना है इसका। ए पेयर ऑफ कॉन्केव टाइप मैग्नेट्स, और इसके मिडल सेंटर पे एक कोयल, इसको आर्मेचर कोयल का नाम दिया था। इस तरीके से कोयल प्लेस कर दी, दो शाफ्ट होती है इसकी। इसमें कॉपर का वायर रैप्ड होता है, नाम डाल दिया मैंने इसका ABCD, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे स्लिप रिंग्स। रिंग्स का बड़ा इफेक्ट है यहाँ पे। जो रिंग्स लगेंगी वो कौन सी लगेंगी हमारी? कंप्लीट रिंग्स लगेंगी या आधी लगेंगी यहाँ पे? तो स्लिप रिंग्स किस तरीके से? ये पूरी दोनों शाफ्ट में जो आर्मेचर की रॉड होती है उसमें एक रिंग यहाँ पर, एक रिंग यहाँ पर अटैच की हमने, और रिंग अटैच करने के बाद में गाइस यहाँ से दो ब्रशेस अटैच कर देते हैं, जिसके माध्यम से ये घूमती भी रहती हैं और करंट आउटपुट के तौर पे यहाँ पे आता है, जो मोटर में हमने किया था। ब्रश का नाम B1 B2 और रिंग्स R1 R2, और इनसे क्या मिलता है हमें? आउटपुट। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा डायग्राम इसका। यहां से ये आउटपुट है, यहां सप्लाई वापस मिलेगी। ABCD इसका नाम है आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल या रेक्टेंगल कॉइल जो रैप्ड होती है, कॉपर की वायर में रैप्ड होता है, और ये मैग्नेट। गाइस यहाँ पर मैंने परमानेंट मैग्नेट यूज की है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकती है। बड़ी मोटर्स में, बड़े जनरेटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, और छोटे मोटर्स में यहाँ पर यूज होता है किसका? परमानेंट मैग्नेट्स का। ठीक है बच्चों, तो जो जनरेटर्स हमारा रहेगा उसके लिए शेप के अकॉर्डिंग मैग्नेट, पेयर ऑफ मैग्नेट्स हैं ये, इट मे बी परमानेंट और इट मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है बच्चों, ABCD आर्मेचर कॉइल हो गई। ये जो रिंग्स होती हैं इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, ए पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। और जो B1 B2 यहाँ लगा है ये पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के बने होते हैं या कार्बन के बने होते हैं, कॉपर के भी होते हैं। ठीक है, डायग्राम्स आप बनाइए पहले। यहाँ पे आप डायग्राम्स बुक्स में देख सकते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर होगी तो बस केवल ऐसे वायर्स लगे होंगे ऊपर से। ओके बच्चों, डायग्राम्स।
तो डेफिनेशन, प्रिंसिपल, डायग्राम। अब जो भी हमने इसमें यूज किया है उसको यूज करें, नोट करेंगे कहाँ पे, इसके डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं भाई। अब डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट हमारा रहेगा कौन सा, मैग्नेट। और मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ए पेयर ऑफ मैग्नेट्स लगा रखी है और जो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। सेकेंड नंबर बच्चों, आर्मेचर कॉइल या रेक्टेंगुलर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, और गाइस ये जो आर्मेचर कॉइल है ये कॉपर के बायस से रैप्ड होती है, तो यहाँ लिखेंगे ए रेक्टेंगुलर कॉपर वायर रैप्ड, कॉपर वायर रैप्ड कॉइल विच रोटेट, जो क्या करती है, ये घूमती है, ये ऐसे, ये घूमती है कहाँ पे, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, विच रोटेट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे घूमती है पूरी कॉइल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आर्मेचर कॉइल हो गई, मैग्नेट्स हो गई। थर्ड नंबर पे स्लिप रिंग्स। ए पेयर ऑफ रिंग्स, भाई रिंग्स हैं और इनका काम क्या है, जब ये कॉइल घूमेगी हमारी, ये आर्मेचर कॉइल है हमारी यहाँ पे, ये जब घूमेगी तो उससे लगातार करंट को, भाई ऐसे रोटेट कर रही है, हमने यहाँ पे वायर लगा दी तो टूट जाएगा हमारा वायर, तो इसको लगातार यहाँ से घुमाने का काम करती है और करंट का जो सप्लाई होती है वो ब्रश के माध्यम से बाहर आती रहती है, आउटपुट मिलता रहता है हमें यहाँ पे। ठीक है, स्लिप रिंग्स। ए पेयर ऑफ रिंग्स, रिंग्स की वजह से क्या होती है, कॉइल घूमती है, इसलिए ए पेयर ऑफ रिंग विच रोटेट कॉइल, विच रोटेट द कॉइल, ये कॉइल को घुमाती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पास हो गया, जूम करके लिख लीजिएगा यहाँ से। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, फोर्थ नंबर, फोर्थ में आता है कार्बन ब्रशेस। और इन दोनों ब्रश का काम क्या है, रिंग्स के जो आने वाली सप्लाई को लगातार बाहर निकालना, टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ करंट, टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ करंट। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायग्राम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहाँ पे फिर टॉपिक हमारा आता है इसकी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट करते हैं इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें बनता है कि वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होगी, जाके समझते हैं बच्चों। मैंने डायग्राम के ऊपर बनाया हुआ है इस बार। सबसे पहले बच्चों एक आर्मेचर कॉइल को प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दो मैग्नेट्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया हुआ है। बच्चों जनरेटर की वर्किंग हमें वहाँ से पढ़नी होती है जहाँ से एक कॉइल हमारी ऑलरेडी घूम रही है। वो घूमती किससे है, जनरेटर के बारे में सभी को मालूम है कि उसमें हमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है, और डीजल को जब यूज करेंगे एज ए केमिकल एनर्जी के रूप में तो ये कॉइल को घुमा देता है। ठीक है, और बच्चों अपने सिलेबस में हमें वहाँ से पढ़ना है जब हमारी कॉइल घूम रही है, हमें ये नहीं पढ़ना है कि वो कॉइल कैसे घूमती है, बस हमें ये पढ़ना है कॉइल घूमने के बाद में करंट कैसे बनता है। ठीक है, तो हमने डायग्राम ऊपर बनाया इस बार। जो आर्मेचर कॉइल ABCD है, ये इस मैग्नेट, दोनों मैग्नेट्स के बीच में घूम रही है, रोटेट कर रही है, इस तरीके से घूम रही है। अब जब ये रोटेट कर रही है इसमें, तो क्या होगा, जाके यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। अगर यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, इस नॉर्थ और साउथ पोल में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा नॉर्थ से साउथ की ओर। मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ है, इट विल बी चेंज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे यहाँ से इस तरफ हो जाएगी। अब ये कॉइल मान लीजिए इस तरीके से घूम रही है पूरे में। घूमने पे क्या होगा, जब कोई बॉडी किसी रेक्टेंगल आकार की घूमती है तो इस तरीके से डाउन करेगी। तो पहले जब यहाँ से स्टार्ट करेगी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, अब घूम के वो कहाँ जाएगी, वर्टिकल में। तो गाइस मैंने मान लिया कि पहले ये
हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इन दोनों के बीच में है। तो अब जब ये रोटेट करेगी तो ये वाला हिस्सा जो ए वाला ये ऊपर आएगा और सी वाला हिस्सा बच्चों कहाँ जाएगा, नीचे। ये ए वाला हिस्सा ऊपर आएगा, सी वाला बच्चों कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। तो आर्म ए भी आती है हमारी अपवर्ड और सी डी जाती है डाउनवर्ड, और फील्ड हमारा जो है वो नॉर्थ से साउथ इस तरफ है। ठीक है बच्चों, अब जब नॉर्थ से साउथ यहाँ से यहाँ तक फील्ड है और ये अपवर्ड जा रही है हमारी, तो हमने फ्लेमिंग का रूल पढ़ा है राइट हैंड वाला। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमसे क्या बताता है कि इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड थंब, forefinger and middle finger each are perpendicular to each other, then thumb points to direction of motion, but forefinger points to direction of magnetic field and middle finger point will be to direction of induced current। अगर हम तीनों को स्ट्रेच करते हैं, ये सारी परपेंडिकुलर होती है, तो उस केस में ये दिखाएगा मोशन को, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये दिखाता है इंड्यूस करंट को। तो बच्चों हमने माना कि ये कॉइल हमारी अपवर्ड जा रही है, आर बेबी ऐसा जो है अपवर्ड जा रहा है, सी का डाउनवर्ड जा रहा है, फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो बताओ करंट कहाँ से इंड्यूस होगा इस बीच में? तो सिंपल बच्चों, जब ये घूमेगी तो फ्लक्स चेंज करेगी, और फ्लक्स चेंज करेगी तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट आना शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब करंट किस तरफ आएगा उसको निकालते हैं फ्लेमिंग के रूल से। तो हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को अटैच कर लिया। मान लीजिए एक कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी है, इसके बीच में यहाँ मैग्नेट बगल में, ये अपवर्ड जा रही है इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा अपवर्ड जा रहा है ऊपर की ओर, तो मोशन हमारा कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। हमने अपने थंब को शो कर दिया मोशन के लिए, MMI। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड हमारा बच्चों कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की ओर, लेफ्ट साइड में। इस तरीके से अगर मानते हैं कि अपवर्ड जा रही है तो फील्ड हमारा यहाँ, तो ये जो करंट है हमारा, इस तरीके से फिंगर सेट होंगी हमारी, ये किसको शो कर रहा है, मोशन को। ये अपवर्ड जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये किसको शो करेगी, इस तरीके से फील्ड को। ये फील्ड हो गया हमारा, ये मोशन हो गया हमारा, ये किसको शो करेगी, करंट को। इसका मतलब बच्चों जो करंट हमारा बनेगा वो ए से बी की ओर बनेगा। और बिल्कुल ऐसे ही जब हम लगाएंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल CD वाले आर्म में, ये डाउनवर्ड जा रही है तो इसकी अपोजिट हो जाएगी, फिर फील्ड हमारा वहीं पर है, तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, कंफर्म हुआ? फिर से देखिए एक बार, ये कॉइल हमारी रोटेट कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में, लगातार ऐसे घूम रही है, और घूमने के बाद में आर्म ए हिस्सा अपवर्ड जा रहा है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमने थंब को आउटवर्ड कर दिया, आउटवर्ड का मतलब ये अपवर्ड को घूम रहा है, और ये फिंगर में शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वाली फिंगर किसको शो करेगी, करंट को। तो करंट हमारा कहाँ जाएगा, ए से डी की ओर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट इसमें कहाँ जाएगा, सी से डी की ओर जाता है बच्चों। अब ये वाली कॉइल मान लीजिए घूम के कहाँ गई, वर्टिकल। अब इसका ऐसे ऐसे हो गया वर्टिकल वाले में। वर्टिकल के बाद में अभी ऐसा कहाँ जाएगा, नीचे। जब ये लगातार घूम रही होती है तो उस केस में क्या होता है, पहले ऐसा ऊपर आता है, फिर ये वाला ऐसा नीचे जाता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ए बी वाला हिस्सा वर्टिकल आ गया, तो अभी जाओगे डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाएगा, और सी डी वाला कहाँ जाएगा, आपकी ओर, ऐसे तरीके से अपवर्ड। ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे। तो व्हेन द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन देन आर्म ए बी मूव्स डाउनवर्ड एंड सी डी मूव्स इनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस बार हमारी मूविंग डायरेक्शन जो है चेंज हो गई है। तो अगर पहले ये अपवर्ड जा रहा था, करंट ए से बी जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही फ्लेमिंग के रूल से लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए इस बार करंट हमारा कहाँ जाएगा, बी से ए, और इसमें क्या जाएगा, डी से सी, इसका अपोजिट चला जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ अगर लगातार ये घूमती रहेगी तो करंट डायरेक्शन दो बार चेंज होगी जाके। पहले जब हॉरिजॉन्टल होगी जाके तो करंट ए से बी में रहेगा, और वर्टिकल होगी तो बी से ए में वापस आएगा। इस केस में पहले इस तरह पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, और अपोजिट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और लगातार घूमने में क्या डायरेक्शन ऑफ करंट लगातार चेंज होगी, और ऐसा करंट का कहलाता है बच्चों, अल्टरनेट करंट कहलाता है। ठीक है, तो ये है वर्किंग हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। इसको आप जैसे वर्किंग में बताया उस तरीके से नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन प्लीज। यहाँ से नोट करेंगे वर्किंग, अर्मेचर कॉइल हमारी घूमती है, और यहाँ फिर इसके बाद ये पूरा डायरेक्शन के लिए है। ये पैराग्राफ मैंने चेंज किया बच्चों, इस पैराग्राफ में डायरेक्शन को शो किया है, और यहाँ पे जो फैराडे का लॉ पढ़ा था हम लोगों ने उसको नोट किया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स और नोट डाउन।